हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हमारी यूपी एलटी जीआईसी की जनरल स्टडीज़ की जो सीरीज़ चल रही थी, यानी कि हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, उसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और 1, 2, 3 यानी 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, हल कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और आज हमारा चौथा है। उसी क्रम में चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता ही है कि एलटी जीआईसी में 150 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो जीएस के पूछे जाते हैं, जिसमें इसका अहम रोल होता है। तो हम लोग कवर करेंगे जीएस को प्रैक्टिस सेल्फ सॉल्व करके। तो चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, रुमिनदेह स्तंभ, कीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भाब्रू स्तंभ जो है, भाब्रू स्तंभ जो है ये कहाँ पर स्थित है? पहली बात तो ये है, ये राजस्थान के भाब्रू, जो कि बैराट कहा जाता है, राजस्थान में स्थित है, जिसमें इन्होंने लिखा था देवनाम प्रियदर्शिनो लाजिनो मागधो। ये कहा था, जिसका अर्थ क्या होता है कि देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध हैं। तो इसी अभिलेख के अनुसार यह ज्ञात होता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता है? ऑप्शन है अंग मगध को, कौशल विदेह को, कुरु पांचाल को या मत्स्य सूरसेन को। यानी उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता है? तो ये समझा जाता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, कुरु और पांचाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या क्या होगी? ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या सीरीज दी गई है? 35, 32, 34, 31, 33। 35 में -3 करो, 35 में से 3 गए 32, 32 में 2 जोड़ो, 35 - 3 32 हो गए, 32 में 2 जोड़ दिए 34 हो गए, 34 में -3 किया 31 हो गए, 31 में 2 जोड़ दिए 33 हो गए, ठीक है। और 33 में -3 किया, कितने हो गए? 30, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है, ऑप्शन हमारा सही होगा ए, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2001 के दौरान 2001 से 2011 के दौरान किस राज्य के लिंगानुपात में वृद्धि नहीं हुई है? ऐसा कौन सा राज्य है 2001 से लेकर 2011 तक उस राज्य में लिंगानुपात में वृद्धि नहीं हुई है? ऑप्शन है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें 2001 से लेकर 2011 तक लिंगानुपात में वृद्धि नहीं हुई है। कौन सा है? बिहार हो गया है, गुजरात हो गया, दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर 2001 से लेकर 2011 तक लिंगानुपात में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था?
ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, एन.जी. रंगा ने, राजकुमार शुक्ल ने या राजेंद्र प्रसाद ने। जो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह था, इसमें किसने विरोध किया था? तो इसमें विरोध करने वाले जो थे एन.जी. रंगा ने विरोध किया था। और इन्होंने महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? ये 1917 ईस्वी में हुआ था, बिहार के चंपारण में, जिसके यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल थे, इनके आग्रह पर ये राजकुमार शुक्ल ये थे, इनके आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण बिहार पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, क्या होते हैं? 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। ये भी नहीं। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे में कौन से लोग होते हैं जो 12 सदस्य जो भारत के राष्ट्रपति को मनोनीत करते हैं? तो ये ऐसे लोग होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता या विशेष क्षेत्र में इनको ज्ञान होता है। इन लोगों को राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है? सूची 1, सूची 2। सूची 1 में संविधान का दूसरा भाग सुमेलित करने के लिए, यानी सही सुमेलित कौन सा है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा भाग है मौलिक कर्तव्य, संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में नागरिकता है, ठीक। तीसरे भाग में क्या है? तीसरे भाग में मूल अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार, ठीक है। दूसरे में नागरिकता है, ठीक है, याद कर लीजिए। तीसरे में क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। चौथे में क्या है? चौथे में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक, ठीक है। और 4 का, जो 4 का है ना, इसमें क्या है? इसमें है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो जोड़े गए थे, ठीक है। और भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में क्या है? भाग 5 में है संघ, ठीक है। भाग 6 में राज्य आता है। भाग 7 में भाग 7 में जो पहली सूची के कुछ भाग हैं उनके द्वारा जो राज्य दिए गए वो आते हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समन्वित ग्रामीण विकास योजना यानी कि IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या है? IRDP का प्रमुख लक्ष्य, चलिए देखते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामीण युवकों को ट्रेनिंग देना, भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार जुटाना, मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है और बाद बाकी हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना ये रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक, ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। कहाँ तक? दूध से दही का बनना। पानी में चीनी का घुलना ये एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? RDX का रासायनिक नाम क्या है? दूसरा नाम सियानोहाइड्रिन,
डेक्सट्रैन, साइक्लोनाइट, साइक्लोहेक्सेन। तो आरडीएक्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है? साइक्लोनाइट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या बताइए। -1, 0, 1, 8, 27। -1, 0, 1, 8 और 27 यानी कि 8, ये दोनों क्यूब हो गए। ठीक है, ये हो गया 2 का क्यूब 8 होता, ये हो गया 3 का क्यूब, ये 27 होते हैं। तो इसका मतलब ये है -1 का क्यूब -1 होगा, 0 का क्यूब 0 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, और 4 का क्यूब 64 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? अंड के द्वारा, पुटिका के द्वारा, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, या गर्भाशय के द्वारा? तो जो जी एस्ट्रोजन जो होता है ये किसके द्वारा? ये पुटिकाओं के द्वारा, जो ग्राफीन पुटिकाएं होती हैं उनके द्वारा ये एस्ट्रोजन स्रावित होता, उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की कृषि प्रणाली में अधिकतर प्रमुखता क्या है? कृषि की खेती की, या बागवानी फसलों की, चारागाह की, उद्यान कृषि की? भारत के जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की कृषि है उसके उस प्रणाली में कौन सी प्रमुखता है? तो यहाँ पर क्या होता है? उद्यान कृषि होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, √4, 4√27, 2√48 और √147 के सरलीकरण से क्या प्राप्त होता है? इनको सिंप्लीफिकेशन में आता है ये। ये प्लस माइनस का है, ये देखो लगा है, ये शायद प्लस का है, ये माइनस का। चलो इनको सॉल्व कर लीजिए। 4√9 × 3 माइनस √2 16 × 3 48 प्लस 147। यानी कि 3×9 = 27। हाँ, 3×9 = 27 और 27 के साथ अब चलेगा 2, 3×4 = 12, 2 = 14। ठीक, 49 × 3। ठीक है, इनको 3 को कॉमन लेंगे, क्या करेंगे? 4 × 3 √3 माइनस 4 × 4 = 16, ये 3 का क्यूब, ये 4 का।
एक मिनट, फोर इंटू थ्री अंडर रूट थ्री, 3 त्रिकोण माइनस 2 इंटू 4 चौक 16 अंडर रूट थ्री प्लस 7 सत्ते 49 7 अंडर रूट थ्री, चातियों 12 अंडर रूट थ्री माइनस 8 अंडर रूट थ्री प्लस, एक मिनट, 7 अंडर रूट थ्री। चलिए इनको जोड़ लीजिएगा। बारह और 7 कितने हो गए? 19 प्लस के, तो ये हो गए हैं 19 अंडर रूट 3 और 3 6, ठीक है। ये इधर जुड़ेंगे, ये इधर जुड़ेंगे, प्लस वाले 6 और इधर ये माइनस लगा है तो अंडर रूट 8 अंडर रूट थ्री कितना हो गया? 19 में से 8 गया, कितना बचा? 11 अंडर रूट थ्री, 11 अंडर रूट थ्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय। जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तेजनशील माने जाते हैं। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ठीक है। ऑप्शन बी केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? कौन से कारक उत्तरदायी हैं? समुद्र से निकटता, काली मृदा, गन्ने से चीनी प्राप्ति की उच्च दर, परिवहन की उच्चतम व्यवस्था। दक्षिण भारत की बात की गई है, देखिए कौन सा सही है। पहले इसको देख लेते हैं। समुद्र से निकटता, दक्षिण भारत में बिल्कुल समुद्र से निकटता तो है ही, काली मृदा भी है, ये भी सही है। गन्ने से चीनी प्राप्ति की उच्च दर, गन्ना अच्छा होता है तो चीनी प्राप्ति की उच्च दर होगी ही बिल्कुल। परिवहन की उत्तम व्यवस्था भी है, सभी हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से उपाय मृदा रक्षण समस्या को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है? उच्च ढालों पर भूमि की जुताई, अपरदनग्राही ढालों पर समोच्च जुताई, कृषि की पट्टीदार विधि। उच्च ढालों पर भूमि की जुताई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मृदा क्षरण समस्या नियंत्रित करने के होगी नहीं। अपरदनग्राही ढालों पर समोच्च जुताई बिल्कुल, कृषि की पट्टीदार विधि, ये भी सही है। 2 और 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम निम्न में से कौन सा है? कौन सा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, यानी कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र मरुस्थल, पर्वत,
वन महासागर, तो इसमें महासागर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता का लगभग कितना है? फसल गहनता लगभग कितनी है? 110%, 135%, 160%, 185%। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता ये कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में फसल गहनता ये लगभग है 150% से लेकर 165% तक, तो ये लगभग में आ जाएगा 160%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्षों तक राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है 2030, 2027, 2028, 2029। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक बाल श्रम से पूरी तरह मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार जनसंख्या का अवरोही क्रम पूछा गया है। यानी कि घटते हुए क्रम। सबसे ज़्यादा 2011 में सबसे ज़्यादा किसकी थी? उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर दोनों ऑप्शन में है, तो ये पहले ही गलत हो गए। तो इनमें से कोई है उत्तर प्रदेश के बाद किसकी आती है? महाराष्ट्र की आती है, बिहार की, पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलकांट जीवाश्म पार्क का भाग है? मरु राष्ट्रीय उद्यान, माचिया सफारी पार्क, नव्यार अभ्यारण्य या गजनेर अभ्यारण्य। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ? ये है राजस्थान में। ठीक है, आकलकांट जो है ये मरु राष्ट्रीय राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो कि जैसलमेर में स्थित है। और यहीं पर एक आकलकांट जीवाश्म पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषम है? संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषम है, किसमें है? राज्य सूची में है, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो जो आर्थिक योजना है ना, ये राज्य और संघ दोनों यानी कि समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट या बेबेल योजना। तो जो भारत छोड़ो ये क्रिप्स प्रस्ताव के असफलता के कारण इसको आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी ने वायसराय के साथ साक्षात्कार मांगते हुए एक पत्र लिखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाना था। कारावास में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ा जाना था। समस्त अधिकृत जमीनें मूल स्वामी को वापस लौटाई जानी थी। यही वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान, जो बंदगान एक खास किसे निर्दिष्ट करता था? दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान एक खास भटियारा था, शाही गुलाम था, डाक वाहक था। ये राज्य के अस्तबल के पहरेदार हुआ करते थे। बंदगान एक खास की स्थापना किसने की थी? ये की थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ये शाही गुलाम हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जून 2025 में ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ललित उपाध्याय जो इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस राज्य से आते हैं? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। ये वाराणसी से आते हैं। ये अर्जुन पुरस्कार विजेता है ललित उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ। गोरखपुर में किया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल परीक्षण की गई? बलिया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और कुशीनगर। तो इसरो ने इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी ने संयुक्त प्रयास से रॉकेट सैटेलाइट सफल लॉन्च किया है। ये कहाँ किया है? ये कुशीनगर में किया है, कुशीनगर जिले में। तो ठीक है साथियों, ये था हमारा आज LTGIC का GS सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि 30 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें वही क्वेश्चन है लगभग जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।